नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद आरबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज शुरू किया है। इसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर्स के प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के पेजों को पढ़ते होंगे तो आप उस पे आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे पाएँगे। अतः आप कमेंट में अवश्य बताएँ कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो पे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेंस फीफा हॉकी विश्व कप का कौन-सा संस्करण 13 से 19 जनवरी 2023 के बीच उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा? तो चलिए बताइए, मेंस फीफा हॉकी विश्व कप का कौन-सा संस्करण उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात 15वां। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है 2023 में फीफा हॉकी विश्व कप पुरुषों के एफआईएच हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। पुरुषों की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के लिए यह चतुष्कोणीय विश्व चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित की जाएगी। यह 13 से 19 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम और राउरकेला, भारत में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार फीफा हॉकी विश्व कप का यह 15वां संस्करण होगा। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो चलिए बताइए, कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात भारत। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, भारत 12 से 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस है। शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने का भारत का प्रयास है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और वसुधैव कुटुंबकम के विजन से प्रेरित है। इस प्रकार ग्लोबल साउथ समिट का एक आभासी शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो चलिए बताइए, अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात शशि थरूर। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, सांसद और लेखक शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक अंबेडकर अलाइव को जनवरी 2023 में किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में थरूर अंबेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ बताते हैं। लेखक 14 अप्रैल 1891 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महारों के परिवार में उनके जन्म से लेकर 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु तक महान व्यक्ति के जीवन का आर्क का पता लगाते हैं। इस प्रकार अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप की सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया? तो चलिए बताइए, इसरो ने किसके साथ भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप की सहायता के लिए एक समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप की मदद के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। माइक्रोसॉफ्ट स्पेस इंजीनियरिंग से लेकर क्लाउड टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग तक क्षेत्रों में स्पेस टेक उद्यमियों को प्रकाश परामर्श व सहायता प्रदान करेगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से इसरो द्वारा पहचाने गए स्पेस टेक स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब के लिए महान माइक्रोसॉफ्ट पर ऑनबोर्ड किए जाएंगे। इस प्रकार इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप के लिए एक समझौता किया है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो चलिए बताइए, आदि शौर्य पर्व पराक्रम का किस शहर में आयोजित किया जाएगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात नई दिल्ली। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। 23 और 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एक सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया जाएगा। यह गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रकार आदि शौर्य पर्व पराक्रम का उत्सव नई दिल्ली में आयोजित होगा। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण का थीम क्या है? तो चलिए बताइए प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण शुरू हुआ। 2023 के आयोजन की थीम डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल है। गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि हैं और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि हैं। इस प्रकार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल है। आइए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? तो चलिए बताइए अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात मनप्रीत मोनिका सिंह। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी। उन्होंने टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह 2 दशकों से एक ट्रायल वकील हैं और स्थानीय राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई नागरिक अधिकार संगठनों के साथ जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी हैं। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है छेरछेरा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो चलिए बताइए छेरछेरा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात छत्तीसगढ़। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है खेती के बाद फसलों को अपने घर ले जाने की खुशी में पौष हिंदू कैलेंडर की पूर्णिमा की रात को त्योहार मनाया जाता है। लोग इस दिन धान के साथ हरी सब्जियां दान करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। छेरछेरा में दान की गई राशि को जन कल्याण में खर्च किया जाता है। अन्नदाता किसान सहित हर वर्ग के लोग अनाज दान करते हैं। दान देना उदारता का प्रतीक और दान ग्रहण करना अहंकार के नाश का प्रतीक है। इस प्रकार छेरछेरा उत्सव छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्यौहार है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है जनवरी 2023 में नासा के मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए बताइए नासा के मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात एसी चरानिया। एसी चरानिया को नासा के मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है एक भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ एसी चरानिया को नासा के नए प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वाशिंगटन में एजेंसी के मुख्यालय में प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रधान सलाहकार के रूप में काम करेंगे। नासा में शामिल होने वाले पहले उन्होंने रिलायबल रोबोटिक्स में प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस प्रकार नासा में एरो स्पेस उद्योग विशेषज्ञ एसी चरानिया को मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है 5 जनवरी 2023 को किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है। किलाउआ कहाँ स्थित है? तो चलिए बताइए किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात हवाई द्वीप में। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है कुछ समय रुकने के बाद हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया। ज्वालामुखी के क्रेटर में 5 जनवरी 2022 को
दोपहर को विस्फोट शुरू हुआ। यह जन आखिरी बार सितंबर 2021 में फटा था और तब से दिसंबर 2022 में रुकने तक यह 16 महीनों तक सक्रिय रहा। ज्वालामुखी किलाउआ पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी है जो तरल लावा से बने ज्वालामुखी का एक प्रकार है। इसका विशाल लावा प्रवाह इसके विशेषता है। इस प्रकार किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो चलिए बताइए, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात 11 जनवरी को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस की थीम जागरूकता बढ़ाने के लिए नीला पहचान है। 11 जनवरी को यह दिवस मनाने के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आधुनिक दासता को संबोधित करने वाला पहला संघीय कानून द ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट 2000 इसी दिन पारित किया गया था। इस प्रकार हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2023 के वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो चलिए बताइए, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ने 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात 6.9%। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2023 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% बढ़ने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। विश्व बैंक को उम्मीद है कि 2023 में वैश्विक विकास दर 3% से बढ़कर 1.7% हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत में विकास दर 8.7% से धीमी होकर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 6.9% का अनुमान है। बाद वाला जून के बाद से संशोधित 0.6% अंक कम है। इस प्रकार विश्व बैंक के वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% बढ़ने का अनुमान है। आइए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, 11 जनवरी 2023 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो चलिए बताइए, जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात अपर्णा सेन को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, 11 जनवरी 2023 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपर्णा सेन ने 1961 में सत्यजीत रे की 3 कन्या से डेब्यू किया था। वह एक निर्देशक और अभिनेत्री हैं जो बंगाली सिनेमा में भी काम करती हैं और उन्हें 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार ने 1986 में अपर्णा सेन को पद्मश्री से सम्मानित किया था। इस प्रकार जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए अब आगे के प्रश्नों में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो चलिए बताइए, जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात अरविंद मंडलोई। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, अनुभवी लेखक व गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा 9 जनवरी 2023 को विमोचित किया गया। यह पुस्तक के लेखक अरविंद मंडलोई हैं। पुस्तक का नाम जादूनामा रखा गया है क्योंकि जावेद अख्तर का बचपन का नाम जादू था। यह पुस्तक जावेद के बचपन से शुरू होने वाले संघर्ष से लेकर आज क्या है और वह कैसे जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं, इसके बारे में बताती है। इस प्रकार जावेद अख्तर पर आधारित पुस्तक जादूनामा के लेखक
अरविंद मंडलोई हैं। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, संस्कृति मंत्रालय जनवरी 2023 में किस शहर में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन कर रहा है? तो चलिए बताइए, किस शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात वाराणसी। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, संस्कृति मंत्रालय ने 12 जनवरी 2023 को वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया। इसका आयोजन दुनिया भर के सबसे लंबे रिवर क्रूज विलास गंगा विलास के लॉन्च के पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया। प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन में एक भव्य संगीत कार्यक्रम का नेतृत्व किया। करीब 1 घंटे तक चले शो का समापन शंकर महादेवन के कर्तव्य गंगा के गायन से साथ समाप्त हुआ। इस प्रकार सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में किया गया। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, हार्बा लाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में किसे पोषण प्रयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए, हार्बा न्यूट्रिशन ने किसे पोषण प्रयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात स्मृति मंधाना को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, हार्बा न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में स्मृति मंधाना को पोषण प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया। वर्तमान में वह भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की उप कप्तान हैं। हार्बा न्यूट्रिशन ने विभिन्न विश्व स्तरीय एथलीटों के साथ 100 से अधिक प्रायोजनों सौदों पर हस्ताक्षर किए। विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और मनिका बत्रा जैसे कई भारतीय एथलीटों ने हार्बा लाइफ न्यूट्रिशन के साथ साझेदारी की है। इस प्रकार हार्बा न्यूट्रिशन ने स्मृति मंधाना को पोषण प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता की अध्यक्षता करने के लिए सुल्तान अल जबर की को नामित किया है? तो चलिए बताइए, किसने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता अर्थात COP28 की अध्यक्षता के लिए सुल्तान अल जबर को नामित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता अर्थात COP28 की अध्यक्षता करने के लिए सुल्तान अल जबर को नामित किया है। वह आबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी को नेतृत्व करते हैं और उनके नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयासों की देख रेख करते हैं। वह आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के CEO हैं। अल जबर ने आबू धाबी के बाहरी इलाकों में 22 अरब डॉलर के कार्बन न्यूट्रल शहर सहित हरित पहल का भी नेतृत्व किया है। इस प्रकार संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP28 की अध्यक्षता सुल्तान अल जबर द्वारा किया जाएगा। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, केंद्र ने दावा किया है कि भारत 2040 तक वैश्विक ईंधन मांग में खालिस्तान प्रतिशत के लिए जिम्मेदार होगा। तो चलिए बताइए, भारत 2040 तक वैश्विक ईंधन की मांग में कितने प्रतिशत ईंधन के लिए जिम्मेदार होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात 25%। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, इसका 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य है। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण 2022 में बढ़ाकर 10.17% हो गया, जो 2013-14 में 1.53% था। E20 ईंधन चरणबद्ध रोल आउट 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। E20 ईंधन 20% एथेनॉल और 80% जीवाश्म पर आधारित ईंधन का मिश्रण है। भारत ने अपने कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ताओं की संख्या 2007 से 27 देशों से बढ़कर 2021-22 में 39 कर दी है। सरकार ने 2025 तक भारत के अन्वेषण क्षेत्र में 0.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर और 2030 में 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य बना रही है। इस प्रकार 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण तथा 2040 तक 25% ईंधन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित करता है? तो चलिए बताइए, कौन सा संस्थान वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात विश्व आर्थिक मंच। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023
विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह व्यापार, सरकार और समाज में जोखिम विशेषज्ञों और विश्व के लीडर्स के बीच जोखिम अवधारणाओं को ट्रैक करती है। 2023 की रिपोर्ट ने कॉस्ट ऑफ लिविंग को दुनिया के सामने सबसे बड़े अल्पकालिक जोखिम के रूप में उजागर किया है। जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़े दीर्घकालिक खतरा करार दिया गया है। इस प्रकार वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया। आइए अब आगे के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? तो चलिए बताइए, कौन से राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात केरल। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता केरल ने जनवरी 2023 में 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। खेल एवं युवा कार्य विभाग ने मंजेरी, केरल में आयोजित एक ड्रीम गोल पेनल्टी शूटआउट के लिए गिनीज रिकॉर्ड स्थापित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया। पूर्व भारतीय खिलाड़ी यू सराफाली ने उद्घाटन किक लगाई और खेल मंत्री बी अब्दुल्ला रहमान ने रिकॉर्ड की आखिरी पेनल्टी किक लगाई। इस प्रकार केरल राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।